द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स पार्ट 3। इसके पहले भी हमने की फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए। ये क्लास 8 की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिविक्स का। ठीक है, आज हम इसके आगे देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स पार्ट 3 में कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क करती है, उसके बारे में, उसके पीछे के सारे हिस्ट्री को हम जानेंगे। ये लेक्चर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बोथ स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप किसी भी बोर्ड के हो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर सिविक्स में आपकी ये टॉपिक है एसएसटी का। और इसके अलावा अगर आप यूपीएससी या पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल होगा। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छे से हम समझेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, संसदीय व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। द डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट होती है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, जो वहां की जनता होती है उस देश की, उस कंट्री की, जिनको चुनकर संसद में या पार्लियामेंट में भेजती है। आम लोग होते हैं वो, और आम लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर अपने लिए कानून बनाने के लिए, लॉ मेकिंग का काम करने के लिए, अपने ऊपर एक तरीके से सोचो तो शासन करने के लिए परमिशन देते हैं। ठीक है, तो ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल सिटीजन। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे जितने भी इंडियंस थे, हमारे जितने भी भारतीय नागरिक थे, सबको वोटिंग के राइट्स दिए हैं अगर वो 18 ईयर्स के हो चुके हैं। क्यों वो राइट इसलिए दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ह्यूज मात्रा में उस समय पार्टिसिपेट किया जब हमारा देश स्ट्रगल कर रहा था अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आजादी के लिए। When they were making the constitutions, the member of the constituent assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage। क्यों? अब हमारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया हमारे देश को आजाद कराने में। तो आप खुद सोचो, अगर जिस कंट्री के सभी आम लोग मिलकर अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हो, अपने देश को फ्री कराने के लिए लड़ रहे हो, क्या उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम इग्नोर कर देंगे जब हमें फ्रीडम मिलेगी? नहीं। यही चीज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो बैठे लोग थे, जो मेंबर थे, उन्होंने भी इसे फील किया। ठीक है, और भारत का जो संविधान है ना, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, उसमें संसदीय व्यवस्था जो है उसमें देखो आर्टिकल जो 74 और 75 है, हमारा जो आर्टिकल है उसमें 74 को देखो और 75 को देखो, तो इसमें वो सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करेगी, क्या काम करेगी, उससे रिलेटेड मतलब जितने भी उपबंध हैं वो शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, किसकी, 163 एंड 164 को, तो उसमें हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारे राज्यों की सरकारें हैं, वो किस तरीके से काम करेंगी, उनसे रिलेटेड जो उपबंध है, उनसे रिलेटेड जो व्यवस्था है वो उनमें मेंशन करी गई है। ठीक है, तो ये हमारी पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इस तरीके से वर्क करती है। इसमें हमारे देश की बेसिकली कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि हमारे जो आम आदमी है वो सीधे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर कहाँ भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। ठीक है, और वही लोग क्या होते हैं, जो हमारा वास्तविक कार्यकारी मतलब जो कह सकते हो जो काम करता है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया काम करते हैं, और उनके जो कैबिनेट होते हैं वो लोग काम करते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी जो मतलब सर्वोच्च, अगर सबसे ऊपर अगर कोई है एग्जीक्यूटिव, तो कौन है वो, हमारे राष्ट्रपति। पर वो एक तरीके से सोचो, वो एक तरीके से फॉर्मेलिटी बेस है, मतलब उनको भी क्या करना पड़ेगा। आर्टिकल 74 में ना हमारे जो पीएम है और हमारे जो उनकी पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, जो मंत्री परिषद होती है ना, उनको ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को जो भी कार्य कराने हैं तो उसमें राष्ट्रपति से परामर्श दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। अगर हमारे कैबिनेट ने किसी बिल या लॉ को पास कर दिया तो राष्ट्रपति को भी क्या करना पड़ेगा, उसे मानना ही पड़ेगा। थोड़े टाइम के लिए डिले तो कर सकते हैं पर फाइनली उनको मानना ही पड़ता है। तो समझ में आ गया, यहां तक मैंने काफी डिटेल में बता दिया, तो इससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई होगी पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। चलो अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो अब देखो, दिस हेल्प
encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जो फ्रीडम हमें मिला, ठीक है, इसमें हमें क्या करेंगे, जो डेमोक्रेटिक माइंडसेट है हमारे लोगों की, जो इतने सारे लोग मिलकर डेमोक्रेसी के लिए लड़े, अपने आप को फ्री कराने के लिए लड़े, तो वो जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा था ना, बहुत सारी चीजों का, जो मतलब हमारे जो बैड प्रैक्टिसेस थे, उनसे अब निकलने का बहुत अच्छा मौका था। बैड प्रैक्टिसेस मतलब जैसे ऊंच नीच की व्यवस्था थी, कास्टिज्म था, बहुत तरीके के छोटे बड़े का भाव था, और जब अंग्रेज थे तो उन्होंने कई तरीके के टैक्टिस अपनाए, जिससे इंडियंस क्या होते, जो यूनिटी थी ना हमारी, जो हमारी ताकत थी, हमारी सभ्यता थी, हमारी कल्चर की, वो पूरी तरीके से बिखर गई थी। अब क्या था कि अब जब हम फ्री हो गए, जब हम सभी ने मिलकर अपने आप को फ्री कराया, तो अब हमें ना इन सभी बैड प्रैक्टिसेस से देखो निकलने का चैलेंज था। और ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो बैठे लोग थे उन्होंने फील किया, और इसी पे सबसे ज्यादा वर्क किया। अब कास्ट को ही देख लो, हमारे इंडिया में कास्टिज्म किस हद तक है, कहां तक है, ये मुझे बोलने की समझाने की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं। आप सबको पता है, एक पैटर्न बना हुआ है, सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ब्राह्मणों को क्या बोला जाता है कि भाई ये जो ब्राह्मण है ना, ये क्या काम करते थे? ये काम करते थे टीचिंग का, ज्ञान देने का, है ना, ये पूजा पाठ का, टीचर्स वगैरह होते थे, तो इनकी रिस्पेक्ट होती थी, तो इन्हें ऊंचे जाति में माना जाता है। किंग्स ऑफ वॉरियर्स, और जो क्षत्रिय होते थे, इन्हें, ये राजा महाराजा से जुड़े लोग होते थे, जो लड़ाइयाँ वगैरह करते थे, ठीक है। और जो वैश्य थे, ये क्या होते थे? वैश्य जो होते थे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या मर्चेंट्स से जुड़ी एक्टिविटी, मतलब व्यापार वगैरह, समुद्र से जुड़े जो व्यापार है, ट्रेड है, वो सब चीजों में इन्वॉल्व होते थे। और शूद्र जो होते थे वो लेबरस वर्क जो करते थे वो थे। तो इस तरीके से ना एक वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी। तो हमें क्या करना था ना, हमें इस पैटर्न को भी तोड़ना था। ये जो कल्चर का हमारा, ये जो भेदभाव था, इसे भी तोड़ना था, और सबको क्या करना था, सबको एक करना था, सबको इक्वल करना था, ठीक है। तो इसी पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे उन्होंने वर्क किया, ठीक है। अब जैसे जो क्लास है, अब क्लास मतलब क्या, अगर अपर कास्ट या आप बहुत ज्यादा अमीर हो तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना, अब जो गरीब है उनको इग्नोर कर देना, ये सब चीजों से क्या था, बचना था। जेंडर हायरार्कीज जो थी, कि मतलब महिलाओं का जैसे मेंटेलिटी होता है ना, बैंड माइंडसेट की, भाई महिलाएं सिर्फ क्या करेंगी, औरतें क्या करेंगी, वुमेन का काम होता है घर देखना, ऐसी कोई बात नहीं है। आज अगर देखा जाए, अभी 21वीं सदी चल रही है ना, अब क्या होता है, वुमेन्स मैन से कई ज्यादा आगे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं हर सेक्टर में। तो ये जो आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स मिले वुमेन्स को, जो इक्वालिटी मिली, उसकी वजह से ही पहुंच पाए, वरना ये चीजें अभी नहीं होती। हालांकि ये जो प्रॉब्लम थी जेंडर इक्वालिटी की, ये दुनिया में हर जगह थी, और अब धीरे धीरे हर जगह से ये खत्म हो रही है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो लोग थे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भी इसके रिगार्डिंग जो भी पॉसिबल स्टेप्स थे वो लिए थे। यहां तक क्लियर? अब देखो, दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। मैंने काफी अच्छे से बता दिया। अब देखो यहाँ पे चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, चाहे वो रतन टाटा जी हो, चाहे वो एक लेबर हो, चाहे कोई भी आम जनता हो, चाहे वो शॉपकीपर हो, सबके वोट की जो नंबर थे वो एक ही काउंट हो। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि रतन टाटा जी अगर वोट करने आएंगे तो उनके वोट की कीमत 100 मानी जाएगी, और एक नॉर्मल सा लेबर है जो मजदूरी करते हैं, अगर वो जाकर वोट डालेंगे तो उनकी वोट की कीमत 1 मानी जाएगी। नहीं, उन दोनों की वोट की कीमत क्या मानी जाएगी? एक। इस तरीके की इक्वालिटी। और अगर जनता सीधे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी, तो जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाएंगे वो क्या करेंगे, जनता के रिगार्डिंग ही काम करेंगे। वो कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे क्या हो, जनता उनको अगले इलेक्शन में उखाड़ फेंके, ठीक है। यही होता है ना, जो गवर्नमेंट बेटर काम करती है वो इलेक्शन दोबारा जीत सकती है, और जो बेटर काम नहीं करते वो क्या होते हैं, अगले इलेक्शन में जनता उनको क्या करती है, रिमूव कर देती है, हटा देती है। एंड ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, रिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड, कैन ऑल्सो कंसिस्ट इन इलेक्शंस। ये मैंने बताया ना, अंबानी हो या अडानी हो, जो सोशल बैकग्राउंड किसी का कैसा भी हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्शन में। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, जितने भी सिटीजन हो, आप अगर इस कंट्री के सिटीजन हो, तो आपकी जो वोटिंग राइट है वो एक ही मानी जाएगी, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया यहां तक? अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके डाउट्स को हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको क्लियर करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहो, ये बहुत हेल्प करेगा आपको आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। देखो, दिस रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द
पीपल। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे होंगे जिनको आपने वोट देकर क्या किया है, पार्लियामेंट में भेजा है, पावरफुल व्यक्ति बनाया है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भाई, हमारे अकाउंटेबिलिटी की, कि आपको जिस काम के लिए भेजा गया है क्या आप वो काम ठीक से कर रहे हो कि नहीं, उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि वो मतलब एक बार पावर में आ गए तो वो काम ही नहीं कर रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि उन्हें अच्छे से अपने काम को करना पड़ेगा, ठीक है। और इन्हीं चीजों को देखकर कि कोई अपने काम को ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, या गवर्नमेंट जो चुनकर गई है क्या वो अपने पावर का मिस यूज कर रही है या नहीं कर रही है, या कोई तानाशाही पे ना चला जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे लोगों ने इन पे भी डिस्कशन किया। और पावर को क्या किया ना, हमारे यहाँ पावर को सेपरेशन में बांट दिया गया, मतलब कि जितने भी हमारे मतलब 3 ऑर्गन है जो पावरफुल ऑर्गन है, उनमें लेजिस्लेचर सबसे टॉप पे होता है। लेजिस्लेचर मतलब कौन, कानून बनाने और बदलने का अधिकार रखने वाले, जैसे कोई अमेंडमेंट करना है वो लोग, उन व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है वो होते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है, जो लॉ मेकिंग का काम करे। आई बात समझ में। और उसके बाद होते हैं एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं भाई, प्रबंधक, कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, जो प्रबंधन का कार्य करते हैं। तो समझ में आया। लेजिस्लेचर कौन होते हैं, जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल क्या काम करता है भाई, लॉ मेकिंग का काम करता है, ठीक है। विधानमंडल क्या करता है, लॉ मेकिंग का काम करता है। और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, ये जो विधानमंडल वाले व्यक्तियों ने जो लॉ बनाया है, जो विधि बनाई है, ये भाई साहब लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव वाले प्रबंधक या कार्यकारी अधिकारी, जो आईएएस आईपीएस जो आप बनना चाहते हो बड़े होकर, वो सभी अधिकारी क्या करेंगे, इनको क्रियान्वित करेंगे, पूरे देश में लागू करवाने का काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कार्यकारी कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अगर इन दोनों ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो उसके लिए सेपरेशन ऑफ पावर में तीसरा आ जाता है, और तीसरा कौन होता है, वो हमारी जुडिशरी, हमारा न्यायालय। अब देखो हमारा न्यायालय क्या करता है ना, अब जो लेजिस्लेचर जो है, जो लोग कानून बना रहे हैं, विधि बना रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं डीपीएसपी में, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, या फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, क्या उनका हनन तो नहीं हो रहा है, क्या कोई लॉ ऐसा तो नहीं बन गया जिससे क्या हो रहा है, हमारी जनता का फायदा होने की जगह क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या कानून को पालन नहीं किया गया, ऐसा कोई लॉ बना दिया। तो इस तरीके की सिचुएशन को रोकने के लिए जुडिशरी क्या कर सकती है, उस पर रिव्यू कर सकती है, क्योंकि जुडिशरी को ना पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की राइट्स होते हैं। वो किसी भी विधि को, किसी भी बिल को जुडिशरी क्या कर सकती है, देख सकती है, रिव्यू कर सकती है कि भाई आपने ये जो लॉ पास किया है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है भी या नहीं, क्या इससे जनता का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जुडिशरी क्या करती है, उस पर रिव्यू कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का व्यवस्था किया गया कि पावर को ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, ये जो तीनों के तीनों जो अंग हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे व्यवस्था के, इन तीनों के इक्वल पावर्स हैं, और तीनों फ्रीडम है एक दूसरे से, तीनों के काम में कोई भी टांग नहीं लड़ाएगा। अब आप ऐसे बोलोगे सर आपने तो अभी अभी बोला कि जुडिशरी क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। तो जुडिशरी भी तभी रिव्यू कर सकती है जब इलीगल वर्क होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं होगा, या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। बेवजह जुडिशरी भी क्या कर रिव्यू नहीं कर सकती, है ना। अगर काम सही तरीके से होगा तो कोई किसी के बीच में रुकावट नहीं बन सकता, इसका मतलब यही है। और इससे हुआ क्या, इससे ना पावर सेपरेशन करने से क्या सबसे बड़ा फायदा हुआ कि कोई भी अपने पावर को मिसयूज नहीं कर सकता। समझ में आ गया। द लेजिस्लेचर रेफर टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल who are responsible for implementing law and running the government. The judiciary, of which you will read more in Unit 3 of this book, refer to the system of court in this country. मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ये वही बातें लिखी हुई, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूजेस ऑफ पावर बाय एनी one branches of the state, the constitution says that each of these organs should exercise different powers. ठीक है, ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि लेजिस्लेचर भाई अपना काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव का अपना ब्रांच होगा वो अपना काम करेंगे, जुडिशरी क्या करेगी, अपना काम करेंगे। और ये सारे पावर कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ये पावर सारे कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है।
इक्वालिटी बना के रखने के लिए, सेपरेशन ऑफ पावर इसीलिए कर दिया कि किस कोई भी अपने पावर को मिसयूज चाहकर भी ना कर सके। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? Each organ act as a check on the other organ of the state and this ensure the balance of power between all three. इससे क्या हो गया कि पावर में बैलेंस हो गया तीनों के तीनों। होपफुली यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो, अगर लेक्चर प्लीज आप लोगों को लेक्चर हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक इसे जरूर शेयर करिए जो दूर दराज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, जो बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में जाकर स्टडी नहीं कर सकते। तो क्वालिटी स्टडी के लिए, अच्छे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ही हम आप सबके लिए ये लेक्चर्स रेडी कर रहे हैं और ये सारे कंप्लीट किए जाएंगे। तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, द मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फेल्ड। देखो, अब हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे उन्हें ये डर था कि एग्जीक्यूटिव माइट बिकम टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एग्जीक्यूटिव माइट बिकम टू स्ट्रॉन्ग। एग्जीक्यूटिव क्या हो सकती है? जो प्रबंधक है, ये जो कार्यकारी अधिकारी हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इग्नोर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। और ये भी हो सकता है कि जो विधान मंडल ने जो विधियां बनाई, जो कानून बनाई, क्या पता उसको ना ठीक से लागू करें। क्योंकि भाई देखो, कानून बनाने का अधिकार किसके पास था? विधानमंडल के पास, लेजिस्लेचर के पास। मान लो लेजिस्लेचर ने कोई कानून बना दिया, अब वो बोल दिया कि चलो भाई, अब एग्जीक्यूटिव, अब आप लोग एक्टिव हो जाओ, ये जो भी हमने बिल बनाया है ना, इसको जाओ पूरे देश में क्या करो, इस बिल को पूरे देश में लागू करो। अब लागू करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास है। अब एग्जीक्यूटिव अगर इस चीज को इग्नोर करता है या इस चीज का पालन ठीक से नहीं करता है, ठीक से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाता है, तो उस केस में क्या करे? ये डर था हमारे मेंबर को। तो उन्होंने क्या सोचा, इसके लिए ना हमें कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए असेंबली ने क्या किया, कुछ शर्तें इंक्लूड कर दी, जैसे अ नंबर ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिटेड एंड द कंट्रोल द एक्शन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट एज अ होल। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सीधा मतलब है कि जो भी ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट के, जहां जहां लॉ जो बनाया है, जहां जहां जो पॉलिसीज लाई हैं, उसको एग्जीक्यूट जो करना है, उसको देखो, एक तो पहले उसको ऑफिशियली तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब अच्छे से उसको मैनेज करना पड़ेगा। रिटेन में सब कुछ मैनेज होता है, उसकी ऑडिटिंग भी प्रॉपर होती है, जिससे देखे कि एग्जीक्यूट ठीक से हो रहा है या नहीं। और जो भी एक्शन है वो बिल्कुल लॉ और नियम और कानून के हिसाब से होना चाहिए। इसलिए देख लो, गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं और अपने सारे काम, जितने भी काम होते हैं वो राइटिंग में करते हैं। और अगर कोई इलीगल वर्क करता है ऑफिसर्स या कोई भी अधिकारी, तो वो रिटर्न में नहीं देता, क्योंकि उन्हें पता है अगर रिटर्न में देंगे तो वो फंस जाएंगे। ठीक है, तो वो चीजें इसलिए हो पाती हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें इंक्लूड करी गई है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव से जुड़े हुए लोग होंगे वो सभी अब एग्जीक्यूट बिल्कुल वैसे ही करें जो योजनाएं बनी पड़ी हैं। ठीक है, अब इस फोटो को ध्यान से देखो, ये उस समय की है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जब बहुत गहराई से हमारे सारे मेंबर क्या कर रहे थे, जितने भी पूरे देश से जुड़े हुए लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो सभी इस इन चीजों पे बहुत गहराई से डिस्कशन कर रहे थे, बहुत जबरदस्त डिस्कशन कर रहे थे। और जिसकी वजह से हमारा एक संविधान जो है वो पूरे देश में सबसे बेहतरीन संविधान कहा जा सकता है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं इंडियन, अगर आप ऐसे भी देखें, क्योंकि हमारा जो संविधान तब बना जब दुनिया के बहुत विकसित देशों के संविधान बन चुके थे और दुनिया के जितने भी बेहतरीन देश थे उनमें से सबके कुछ ना कुछ चीजें जो अच्छी बातें थी वो हमारे संविधान में मेंशन करी गई। ये उस बिना पे मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो भाई, अब हम ये समझते हैं कि ये जो स्टेट वर्ड है ना, इस चैप्टर में बार बार ये वर्ड आ रहा है स्टेट स्टेट, इसका क्या मतलब है? देखो, यहां स्टेट का मतलब ये नहीं है महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, गुजरात, नहीं। यहां स्टेट का मतलब है सीधे सीधे जो मतलब कंट्री है हमारी वो। ठीक है, द वर्ड स्टेट इज द ऑफ्टन यूज इन दिस चैप्टर, दिस डज नॉट रेफर टू स्टेट गवर्नमेंट। रेफर व्हेन वी यूज स्टेट वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट। इसको हम गवर्नमेंट से क्या करते हैं, अलग करते हैं। देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अच्छे से समझना। गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में मैं थोड़े डिफरेंसेस बता देता हूं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। और प्लीज नोट बना लो और अच्छा हो जाएगा। देखो, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये बताओ। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉ। कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, जितने भी योजनाएं हैं, पॉलिसीज है, वो ठीक से करो, जनता का बेसिकली अच्छे से ख्याल रखो, डिफेंस का, सिक्योरिटी का, जो भी इश्यू है, जितने भी गवर्नमेंट के अंदर सोशल वेलफेयर से रिलेटेड चीजें हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब गवर्नमेंट मेंटेन करती है। अब स्टेट क्या करता है?
ये भी बताऊंगा, पहले गवर्नमेंट का देख लेते हैं। द गवर्नमेंट कैन चेंजेस विथ इलेक्शंस, और गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। एक इलेक्शन में अगर गवर्नमेंट ने अच्छा वर्क नहीं किया तो 5 साल बाद हटा दिए जाओगे, है ना। अगर आपने अच्छा वर्क किया तो अगले 5 साल के लिए आप वापस से चुन लिए जाओगे। यही तो होता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। और पर स्टेट के साथ ऐसा होता है क्या? नहीं। द स्टेट रेफर टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस दैट रिप्रेजेंट अ सोवरिंग पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी। इसका मतलब क्या है? देखो, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या, जो मतलब सोवरिंग पीपल होते हैं उनमें से चुनकर आते हैं हमारे पॉलिटिकल लोग, और हमारे देश के अंदर से हमारे जो नागरिक होते हैं, और वो क्या करते हैं, इस पूरे देश से लोग चुनकर आते हैं, वही गवर्नमेंट बनाते हैं। तो यहाँ स्टेट वर्ड से मतलब पूरे देश की बात हो रही है जो हमारे टेरिटरी के अंदर है, ठीक है। और वी कैन दस स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट और नेपाल स्टेट। जैसे इंडियन स्टेट बोल दिया हमने, नेपाल स्टेट बोल दिया, एक्चुअली हम इंटायर कंट्री की यहाँ पे बात कर रहे हैं। स्टेट से यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं। द इंडियन स्टेट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जो हमारी इंडियन स्टेट है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों है? क्योंकि जनता इसे चुनती है, ठीक है, इसलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट। अब इंडिया का, जैसे ये जो गवर्नमेंट चुनकर आती है, जिसे जनता वोट करके जिसे हम मेच्योरिटी में ले आते हैं, तो वो सरकार बनाते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट होती है ये तो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव का काम करती है ना, ये सिर्फ स्टेट का एक पार्ट है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? एक सदस्य मात्र है, एक ऑर्गन है, एक ब्रांच है। पर इंडिया स्टेट क्या है? ये पूरा कंट्री है भाई, ये पूरा कंट्री है। तो गवर्नमेंट को, एक सेक्शन को आप पूरे स्टेट से, पूरे कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते। होपफुली इससे आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। द स्टेट रेफर टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचार्जेबल विथ इट, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स पार्ट 4 हम ले आएंगे, ठीक है। उसमें हम इसके आगे की चीजों को देखेंगे, जिसमें हम देख लेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे के क्लासेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।